हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया आरवी इंदौरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की काफी इंपॉर्टेंट मेथड, इसका नाम है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए तथा इसके लिए गणितीय रूप स्थापित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन काफी स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसे जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। और निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति को पढ़ने के लिए हमें द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहा जाता है और द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई के बारे में पता होना चाहिए। अगर अभी तक आपको यह नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिए और पढ़िए कि द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहा जाता है और अक्षीय स्थिति क्या है, जानिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए जानते हैं क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैंने द्विध्रुव बना लिया। द्विध्रुव कब बनता है? एक धन आवेश से और एक ऋण आवेश। एक धन और एक ऋण आवेश होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव बोलेंगे। द्विध्रुव की जो प्रभावकारी लंबाई होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं 2L से, और द्विध्रुव का जो केंद्र है उस केंद्र से इधर L और इस साइड आप कितना लेंगे? L लेंगे। केंद्र से हमने एक लंबवत रेखा डाली और इस लंबवत रेखा पर हमने रख दिया एक बिंदु P, जैसा हमारी परिभाषा बोल रही है। क्या बोल रही है? जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, ये रहा केंद्र, केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा, कैसे गुजरे रेखा? लंबवत गुजरे। ये आड़ा है तो उसके ऊपर एक खड़ी हो जाए, आड़े के ऊपर जब ये निकलेगी, खड़ी हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे लंबवत रेखा। उस रेखा पर स्थित होता है कौन? बिंदु P। और अगर बिंदु P लंबवत रेखा पर हो तो बिंदु P इस द्विध्रुव के सापेक्ष किसमें कहा जाएगा? निरक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। तो परिभाषा आपको याद होना चाहिए। क्या परिभाषा है? जब कोई बिंदु, जिसका नाम यहां पर P, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, वो बिंदु कहां होना चाहिए? द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा के ऊपर होना चाहिए। अगर वो लंबवत रेखा के ऊपर है तो उस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहेंगे। अब मैंने क्या किया? इस बिंदु P को मैंने A से मिला दिया, बिंदु P को मैंने B से मिला दिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B। इसी को मैं सेम एज इट इज अगर आगे बढ़ा रहा हूं तो मैंने मान लिया A बिंदु से इसकी तीव्रता E1 होगी और B बिंदु से इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? E2 हो जाएगी। ये जो रेखा है, इस रेखा को मैंने एज इट इज समांतर यहां लाकर रख दिया, मतलब एज इट इज यहां पर बना दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया कितना? E, जिसकी गणना हमें यहां पर करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगर ये रेखा यहां पर कोण थीटा बनाएगी, यहां पर भी थीटा कोण बनाएगी, यहां पर भी थीटा कोण बनाएगी, यहां पर भी थीटा कोण बनाएगी, सभी जगह कोण थीटा क्यों है? क्योंकि ये लंब अर्धक पर खड़ा है, मतलब इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर है तो बनने वाला कोण भी क्या बनेगा? बराबर बनेगा। अब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q यानी धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है और उसके केंद्र O से R दूरी पर लंबवत एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये डायग्राम के नीचे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब गणना करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला है E = 1/4πε Q अपॉन R स्क्वायर, या R को हम लिख सकते हैं दूरी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं प्रूफ करवा चुका हूं, इसकी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक वीडियो हमारे चैनल पर है। अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके उसको जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु A के कारण हम क्या निकालेंगे? तीव्रता। और बिंदु A पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो बिंदु A पर हम तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता का सूत्र E है, तो बिंदु A के कारण मैंने तीव्रता E की जगह लिखा E1। 1/4πε आपका नियतांक है और आवेश Q को एज इट इज रख दिया। दूरी का स्क्वायर, तो A से P तक की जो दूरी है वो AP है, तो AP का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एज इट इज हम बात करेंगे बिंदु B पर कौन से आवेश के कारण? माइनस आवेश के कारण, तो E1 की जगह कितना हो जाएगा? E2। 1/4πε प्लस की जगह यहाँ पर कौन सा आवेश है? माइनस है, तो हम माइनस लगा देंगे। और AP की जगह यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारी दूरी हो जाएगी B से लेकर P तक की, तो आप यहाँ रखेंगे BP का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता या कुल तीव्रता, तो हमें यहाँ पर निकालना है E। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो E1 है वो एंगल पर है, E2 भी एंगल पर है, तो इसको हमें
एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर रिजॉल्व करना पड़ेगा, विघटित करना पड़ेगा। तो E1 को मैं पकड़ूंगा और E1 को मैं पकड़कर E के ऊपर जब खींचूंगा तो मैं थीटा की तरफ ही घूमूंगा, और जब जब मैं इस लाइन को थीटा की तरफ घुमाऊंगा मैं कॉस थीटा लिखूंगा, और जब जब इस लाइन को मैं थीटा से उल्टी साइड घुमाऊंगा तब तब मैं साइन थीटा लिखूंगा। तो मैंने रखा E1 cos थीटा, एज मैंने E2 को पकड़ा और मुझे E निकालना है, तो E2 को भी पकड़ के E के ऊपर ले जाना पड़ेगा। पकड़ो और ले जाओ, तो इसको पकड़ के अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो इसको भी हम थीटा की साइड ही घुमा रहे हैं, और थीटा की साइड घुमा रहे हैं तो E2 के साथ भी कितना लगेगा, cos थीटा लगेगा। अब ये जो लाइन है आपकी ये लंब अर्धक पर है, तो अर्धक का मतलब है आधा आधा, यानी इधर की दूरी इस दूरी से बराबर, ये दूरी इस दूरी से बराबर, तो ये AP वाला BP से बराबर। अगर AP अगर BP से बराबर है तो AP मतलब कौन, E1, BP मतलब कौन, E2, यानी E1 बराबर हो जाएगा किससे, E2 से। तो यहां पर हम E2 के स्थान पर क्या रख देंगे, E1 रख देंगे। E इक्वल्स टू E1 cos थीटा, और E2 के स्थान पर भी मैंने कितना रख दिया, E1, तो हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 cos और E1 cos को आप प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2E1 cos थीटा, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण 1 से हम E का मान उठाकर यहाँ लाकर चिपका देंगे, काई से, फेविकोल से। यहाँ रखेंगे हम E इक्वल्स टू 2, E1 के प्लेस पर आपने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन AP का स्क्वायर, और cos थीटा को हमने यहां पर कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिला इसको हमने डिनोट कर दिया इक्वेशन नंबर 4। और अब आप डायग्राम में देखेंगे त्रिभुज यहां पर बनता है, त्रिभुज का नाम है AO और ये P, ये AOP एक त्रिभुज है। त्रिभुज मैंने यहां पर लिया, त्रिभुज AOP में हम यहाँ पर बात करेंगे। त्रिभुज AOP में आप देखेंगे तो AP हमें चाहिए, और यहाँ पर AP कहाँ है, टेढ़ा है। टेढ़ा है मतलब कर्ण है, ये लेटा है मतलब आधार है, और जो खड़ा होता है उसको हम बोलते हैं लंब। तो लंब, आधार और कर्ण है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। तो त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करेंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जो टेढ़ा होगा वो कर्ण होगा, AP आपका कर्ण हो जाएगा, तो AP का स्क्वायर, जो खड़ा होगा वो लंब होगा, OP का स्क्वायर, और जो लेटा होगा वो आधार होगा, OA का स्क्वायर। तो हम रखेंगे OA का स्क्वायर। ये AP को मैंने कॉपी कर दिया, ओम प्रकाश OP का वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितना है, R है, तो यहाँ हम रख देंगे R का स्क्वायर। OA का वैल्यू जो है वो आपके डायग्राम में L है, तो हम रख देंगे L का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर टोपा पहनाएंगे। AP इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लगेगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमें AP का वैल्यू मिल गया। AP का वैल्यू का हमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। cos थीटा के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। और cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा, आधार हमारे पास कितना है OA, कर्ण कितना है AP, तो OA अपॉन AP। cos थीटा, OA का वैल्यू कितना है डायग्राम में, L है, तो ऊपर L रखेंगे। AP का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो AP का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, फाइंड किया, हल किया, कितना है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों मान, AP का मान और cos थीटा दोनों का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, पेन उठाकर कॉपी में इसको लिखते भी जाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। आगे सॉल्व करने के लिए मैं कुछ यहां से पोर्शन हटाऊंगा। ये मैंने यहां से हटा दिया है। ये हमारे पास E का वैल्यू है, समीकरण नंबर 4 में AP और cos थीटा का मान रखेंगे हम। तो E इक्वल्स टू 2 एज इट इज रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज रख दिया, Q अपॉन AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
अब ये वैल्यू रखने के बाद अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो नीचे जो दोनों ब्रैकेट्स एक रूट में है और एक रूट के बाहर है, दोनों सेम दिख रहे हैं। दोनों अगर सेम है तो मैं रूट को हटा दूंगा, और रूट को हटाकर ई को मैंने एज इट इज रखा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉपी कर दिया और इस 2 को मैंने क्यू के पास भेज दिया, तो हो जाएगा 2 ये क्यू और इधर कितना है एल, तो 2QL साथ साथ आ गया। इधर है R² प्लस L², इसकी खोपड़ी पे कुछ नहीं तो 1 है। इधर से रूट हटेगा तो उसकी पावर पर कितना आ जाएगा, जब जब रूट हटेगा पावर पर 1/2 लगेगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो देखेंगे इस घात का आधार और 1/2 का आधार एक जैसा दिख रहा है, तो 1 + 1/2 आप करेंगे तो 1 + 1/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2। तो वैल्यू हो गई E = 1/4 पाई एप्सिलॉन, और नीचे क्या हो जाएगा R² प्लस L² की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब 3/2 अगर ये पावर हो गई, अब ऊपर देखते हैं 2QL, और 2QL के लिए हम पढ़ चुके द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले वीडियो मैंने बताया था 2QL होता है, तो 2QL के स्थान पर कौन आ जाएगा P आ जाएगा। फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अक्षीय स्थिति में बताया भी था कि ये जो द्विध्रुव होता है एक धन और एक ऋण के से बंधा होता है, और धन और ऋण से होगा तो इनके बीच में आकर्षण होगा, खिंचाएंगे और खिंचाएंगे तो दूरी बहुत कम होगी, और ये दूरी बहुत कम होगी तो L बहुत छोटा होगा किससे R से, तो L की उपेक्षा करने पर यानी L के स्थान पर कितना रख देने पर 0 रखने पर, तो L के स्थान पर हम 0 रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हमने E को एज इट इज रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, P को कॉपी कर दिया, नीचे L के प्लेस पर हम क्या चिपका देंगे फेविकोल से 0 लगा देंगे, तो क्या मिलेगा R² की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन P/R का क्यूब। ये होती है आपकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चाहें तो इसमें एक स्टेप और इंक्रीज करके 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह 9 × 10⁻⁹ रख सकते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर² प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप ज्ञात कर लीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। इस तरह के वीडियो के और नॉलेजेबल वीडियो को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का देखते हैं हम ब्रेक के बाद। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।